कहानी की शुरुआत में हम दो चचेरे भाई बहन को देखते हैं जिनमें लड़के का नाम रिचर्ड होता है जो 9 साल का है और वहीं लड़की का नाम एमी है जिसकी उम्र 7 साल है। ये दोनों रिचर्ड के पिता के साथ एक शिप में होते हैं और घर लौट रहे होते हैं। दोनों बच्चे शरारत कर रहे होते हैं, इसलिए रिचर्ड के पिता उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। तभी वो देखते हैं कि जहाज में आग लग गई है, जिससे जहाज में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ धुएं की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। रिचर्ड के पिता और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए एक बोट में शिफ्ट हो जाते हैं। इस जहाज के कुक का नाम पैडी होता है जो रिचर्ड और एमी को अपने साथ एक छोटी बोट में बैठा लेता है, लेकिन आग के धुएं की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो उनसे अलग होकर दूर चला जाता है। पैडी दोनों बच्चों के साथ समुद्र के बीचों बीच बिना खाना पानी के समुद्र में भटकते रहते हैं। अगली सुबह पैडी और दोनों बच्चे देखते हैं कि उनके सामने एक आइलैंड है। ये देखकर पैडी खुश हो जाता है और अपनी छोटी बोट से वो लोग उस आइलैंड पर आते हैं। यह आइलैंड चारों तरफ से हरियाली, नारियल के पेड़ से भरा हुआ होता है। पैडी द्वीप का एक्सप्लोर करने लगता है ताकि अगर कोई इंसान दिखे तो वो उनसे मदद मांग सके, पर उसे कोई भी नहीं दिखता। अब ये लोग पूरी तरह से इस द्वीप में फंस चुके हैं, मगर पैडी को समझ आ जाता है कि इस द्वीप में जीवित रहने के लिए सारी जरूरी चीजें मौजूद हैं। पैडी को वहाँ पर एक दारू की बैरल भी मिलती है जो जहाज से बहकर किनारे पर आई होती है। जब रिचर्ड खेल रहा होता है तो उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है जिसे वो पैडी को दिखाता है। ये देखकर पैडी उसे फेंकने को कहता है और समझ जाता है कि यहाँ पर खतरा है, इसलिए वो बच्चों को लेकर दूसरी ओर चला जाता है। रात में जब पैडी शराब पी रहा होता है तब उसे द्वीप के दूसरी तरफ से ड्रम की आवाजें आती हैं। ये सुनकर पैडी तैरकर उस ओर जाता है जहाँ वो देखता है कि एक मूर्ति पर इंसानी मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। ये देखकर पैडी समझ जाता है कि यहाँ इंसानों की बलि दी जाती है। वो डर जाता है और रिचर्ड और एमी के पास आकर कहता है कि तुम दोनों मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम आइलैंड के उस तरफ नहीं जाओगे। ये कानून का नियम है, तुम्हें इसका पालन करना होगा। लेकिन बच्चों के मन में सवाल उठते हैं कि आखिर पैडी उन्हें वहाँ जाने से क्यों मना कर रहा है। पैडी कहता है कि वहाँ नरभक्षी रहते हैं जो बच्चों को खाते हैं। रिचर्ड को लगता है कि उसके पिता आकर उन्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। पैडी को भी लगता है कि उन्हें बचा लिया जाएगा, पर तब तक वो बच्चों की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें खाना ढूंढने और आश्रय बनाना सिखाता है। वो 2 महीनों तक बच्चों को इस जंगल में जिंदा रहना सिखाता है ताकि अगर उसे कुछ हो भी जाए तो बच्चे जिंदा रह सके। एक रात पैडी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और देखता है कि उसका दारू का बैरल समुद्र में डूब रहा है। वो उसे उठाने जाता है और नशे में होने के कारण पानी में डूबने लगता है। अगली सुबह जब रिचर्ड और एमी उठते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी वहाँ पे नहीं है। वो दोनों दूरबीन की मदद से देखते हैं कि पैडी द्वीप के दूसरी ओर रेत में लेटा हुआ है। वो दोनों छोटी नाव में बैठकर पैडी के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि पैडी ने ज्यादा पी ली है, इसलिए वो बस सो रहा है। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं उठता, जिससे उन्हें पता चलता है कि पैडी ने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उसकी मौत हो गई। ये देखकर रिचर्ड और एमी को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुके होते हैं। एमी रिचर्ड से कहती है कि मुझे यहाँ पर पैडी की याद आती है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे कहीं और लेकर चलो। रिचर्ड उसकी बात मान लेता है और वो अपना सामान पैक करते हैं और बोट में बैठकर द्वीप के दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये जंगल उन्हें रहने लायक लगता है। यहाँ भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए वो दोनों अपना नया घर बनाते हैं। शुरुआत के दिनों में उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन पैडी ने उन्हें जो सिखाया होता है उससे उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती और वो धीरे धीरे इस द्वीप पर जीना सीख लेते हैं। इन दोनों को इस आइलैंड में रहते हुए कुछ साल बीत जाते हैं और दोनों ही अब बड़े हो चुके होते हैं। रिचर्ड अब 21 साल का हो गया होता है और एमी 19 साल की है। ये दोनों साथ में मछलियाँ पकड़ते हैं, फल तोड़ते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं। और रिचर्ड और एमी के अंदर शारीरिक और भावनात्मक बदलाव आने लगते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते और इन परिवर्तनों से अनजान होते हैं। एक दिन जब एमी नहा रही होती है तभी उसका पहली बार पीरियड आता है और उसका खून निकलता है। ये देखकर वो डर जाती है और रिचर्ड को आवाज देती है। जब रिचर्ड उसकी आवाज सुनकर आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो वो शर्मिंदा होकर उसे दूर जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब एमी नहाकर पानी से बाहर आती है तब रिचर्ड उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ था। उसे लगता है कि एमी को कहीं चोट लग गई है, लेकिन एमी उसे कुछ भी नहीं बताती। इससे रिचर्ड को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि एमी पहले उससे कुछ नहीं छुपाती थी, पर अब वो बहुत कुछ छुपाने लगी है। धीरे धीरे एमी और रिचर्ड एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। जब रिचर्ड बिना शर्ट के घूमता है तो एमी उसे देखती रहती है। जब एमी नदी में नहाने जाती है तो रिचर्ड उसे देखता है, लेकिन सामाजिक ज्ञान की कमी की वजह से वो इन सब चीजों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये दोनों बचपन से ही यहाँ फंसे हुए हैं और उन्होंने इस बारे में कभी कुछ पढ़ा नहीं होता है। यहाँ पर रिचर्ड मछली पकड़ता है, फल तोड़ता है और एमी मछली पकाती है और कपड़े धोती है। ये दोनों साथ में हंसी मजाक करते हुए खुशी खुशी इस आइलैंड में रह रहे होते हैं, पर अभी उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन रिचर्ड के पिता उन्हें बचाने आएंगे।
एक दिन एमी को आइलैंड के उस छोर से ड्रम बजाने की आवाज सुनाई देती है जहाँ पैडी ने उन्हें जाने से मना किया था। लेकिन एमी उत्सुक होती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए वो अकेले ही वहाँ चली जाती है। उसे वहाँ वही स्टैचू दिखाई देता है जहाँ से खून नीचे गिर रहा था। एमी को लगता है कि ये जगह पवित्र है और ये भगवान का स्थान है, इसलिए वो दौड़कर रिचर्ड के पास आती है और बताती है कि मैं आइलैंड की उस तरफ गई थी जहाँ पैडी ने हमें जाने से मना किया था। वहाँ पर मुझे एक मूर्ति दिखी जो शायद भगवान की थी। पैडी ने हमसे झूठ बोला था, वहाँ कोई नरभक्षी नहीं है। ये सब सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आता है। वो कहता है, हमने पैडी से वादा किया था कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, पर तुमने वहाँ पे जाके बहुत बड़ी गलती कर दी, पर अब से तुम वहाँ पे मत जाना। रात में जब एमी सो रही होती है तब उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें रिचर्ड की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। वो डर कर जाग उठती है। एमी देखती है कि सुबह हो चुकी है और रिचर्ड उसके सामने खड़ा होता है। एमी उससे कहती है, वादा करो तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। दोनों भावुक होकर गले लगते हैं। रिचर्ड उसे किस करता है और उसके साथ आगे कुछ करने की कोशिश करता है, पर एमी उसे दूर कर देती है। रात में फिर से रिचर्ड उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसे जाने को कहती है। इससे रिचर्ड नाराज हो जाता है और अगली सुबह एमी से बात नहीं करता। एमी देखती है कि रिचर्ड पत्थरों के पीछे कुछ कर रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। जब वो उसे आवाज देती है तब रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। कुछ देर के बाद जब रिचर्ड पेड़ से नारियल तोड़ रहा होता है तब उसे समुद्र में इतने सालों में पहली बार एक जहाज दिखाई देता है। ये देखकर वो पेड़ से उतरकर एक पहाड़ी की ओर जाने के लिए दौड़ता है जहाँ उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया था ताकि वो आग जलाकर जहाज में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर उनसे मदद मांग सके। पर रिचर्ड को वहाँ पहुँचने में देर हो जाती है और जहाज वहाँ से दूर निकल जाता है। उसी दौरान एमी ने भी उस जहाज को देखा था। उसके पास आग जलाने का मौका था, लेकिन जहाज को देखने के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे अब यहाँ पे रहना अच्छा लगने लगा था और उसने इस जीवन को स्वीकार भी कर लिया था। फिर वहाँ रिचर्ड आता है और उसे आग न जलाने के लिए गुस्सा करता है। वो एमी से कहता है, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, मैं यहाँ से अकेले ही जाऊंगा। रिचर्ड उसी छोटी नाव में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही रिचर्ड की नाव टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। मजबूरन उसे वापस आइलैंड पर लौटना पड़ता है। एमी उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, अब ये द्वीप हमारा घर है और हमें यहीं रहना चाहिए। ये सुनकर रिचर्ड गुस्सा हो जाता है और उनकी बहस हो जाती है। वो एक दूसरे का अपमान करने लगते हैं। एमी कहती है, मैं जानती हूँ तुम अकेले पत्थर के पीछे क्या करते हो, मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगी। रिचर्ड कहता है, तुम मुझे छुप कर देखती हो। इस पर एमी कहती है, तुम भी तो मुझे देखते हो जब मैं नहाती हूँ। ये सुनकर गुस्से में रिचर्ड उस पर नारियल फेंकता है, पर वो उसको नहीं लगता। पर जब एमी फेंकती है तो नारियल रिचर्ड के सिर पे लगता है, जिससे रिचर्ड उसे थप्पड़ मारता है और उसे घर से निकाल देता है। वो कहता है, ये झोपड़ी मैंने बनाई है, तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं अब तुम्हें खाना भी नहीं दूंगा। जिससे एमी को बाहर ही सोना पड़ता है और उसे खाने का इंतजाम अकेले ही करना पड़ता है। इस समय उसे बहुत दिक्कत होती है और रिचर्ड उसका मजाक उड़ाता रहता है। एमी आइलैंड पर मौजूद उस स्टैचू पर फूल चढ़ाने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है। जब वो समुद्र से अपने आइलैंड में आ रही होती है तब उसका पैर जहरीली स्टोन फिश पर पड़ जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो किसी तरह आइलैंड पर लौट आती है। रिचर्ड जब एमी को बीमार देखता है तब उससे पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, मेरा पैर स्टोन फिश पर पड़ गया है, इसलिए मैं जहर के प्रभाव से बीमार हो गई हूँ। वो उससे कहती है, मुझे मेरे भगवान के पास लेकर चलो। रिचर्ड एमी को अपनी गोद में उठाकर स्टैचू के पास लेकर आता है। एमी की हालत बहुत खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है। रिचर्ड डर जाता है कि कहीं एमी को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि एमी को ठीक कर दे। कुछ देर बाद एमी होश में आती है और पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। वहाँ की ऊर्जा, शांति और वातावरण ने उसके शरीर को रिकवर करने में मदद की। रिचर्ड एमी को देखकर खुश होता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं अकेला इस आइलैंड पे क्या करूँगा। एमी कहती है, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? रिचर्ड कहता है, नहीं। और फिर दोनों वापस अपने आइलैंड पर लौट आते हैं। एक दिन रिचर्ड और एमी साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तब वो दोनों प्यार से एक दूसरे को देखते हैं और किस करते हैं। वो अपने प्यार का इजहार करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। ये पहली बार था जब वो इस भावना को समझ पा रहे थे जो इतने दिनों से उनके अंदर पनप रही थी। अब वो इसे एक्सप्लोर करते हुए कई बार क्लोज होते हैं। दोनों को इसमें बहुत मजा आता है और वो एक कपल की तरह इस आइलैंड पे रहने लगते हैं। कई महीनों उनको साथ में रहते हुए बीत जाते हैं। रिचर्ड नोटिस करता है कि एमी अब पहले की तरह उसके पास नहीं आती और उसके व्यवहार में भी अब बदलाव आ गया है। वो एमी से पूछता है, क्या अब तुम पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करती हो? इस पर एमी कहती है, मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उल्टी भी हो रही है। फिर वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है और कहती है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ अलग हो रहा है। रिचर्ड को भी एहसास होता है। दरअसल एमी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन इस बारे में दोनों को कोई जानकारी नहीं होती है। रिचर्ड को लगता है कि वो ज्यादा खाना खा रही है, इसलिए उसका पेट फूल रहा है।
और अंदर कुछ हलचल हो रही है। एक रात रिचर्ड को आइलैंड के दूसरी तरफ से डमरू की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ देखने जाता है तो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग उस मूर्ति के सामने एक आदमी की बलि दे रहे हैं। ये देखकर रिचर्ड डर जाता है और वहाँ से भागकर एमी के पास आता है। तभी एमी को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो जोर से चिल्ला रही होती है। ये देखकर रिचर्ड जल्दी से उसके पास आता है और डिलीवरी में उसकी मदद करता है। एमी एक बेटे को जन्म देती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। वो बच्चे का नाम पैडी रखते हैं। फिर रिचर्ड और एमी बच्चे को अपनी झोपड़ी में लाते हैं। वो रो रहा होता है तो रिचर्ड और एमी उसे खाना और पानी देते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि बच्चे को माँ के दूध की जरूरत होती है। जब एमी बच्चे को अपनी बाहों में लेती है तो बच्चा माँ का दूध पीने लगता है। इसके बाद रिचर्ड एमी को बताता है कि इसने कुछ आदिवासियों को बलि देते हुए देखा था और अगर वो यहाँ पे आए तो वो उन्हें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, और कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। रिचर्ड और एमी बच्चे के आने के बाद और ज्यादा खुश रहने लगते हैं और बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। आइलैंड पर रहते हुए कुछ साल बीत जाते हैं। बच्चा बड़ा होने लगता है। वो उसे तैरना, खेलना और बोलना सिखाते हैं। एक दिन वो सभी समुद्र किनारे गीली मिट्टी अपने शरीर पर लगाकर खेल रहे होते हैं। तभी रिचर्ड के पिता कुछ आदमियों के साथ एक शिप में उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जब वो दूर से उन तीनों को पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ देखते हैं तो वो उन्हें पहचान नहीं पाते और शिप वापस ले जाते हैं। जब रिचर्ड और एमी शिप को देखते हैं तो वो ये नहीं जानते कि उसमें रिचर्ड का पिता है। वो शिप को आवाज नहीं देते और चुपचाप वहीं रहते हैं, क्योंकि वो अब इस जीवन में खुश हैं और वापस नहीं जाना चाहते। उन्हें डर है कि अगर वो लौटे तो उन्हें उस समाज में जाना पड़ेगा जहाँ उन्हें कोई भी नहीं समझेगा। इसके बाद रिचर्ड एमी और अपने बेटे के साथ बोट से आइलैंड की तरफ फल तोड़ने जाता है। पैडी के मरने से पहले ये लोग यहीं कुछ महीने रहे थे। वो लोग आसपास की चीजों को देखकर अपने बचपन को याद करने लगते हैं। फिर रिचर्ड फल तोड़ने चला जाता है और एमी अपने बेटे के साथ किनारे पर होती है। उनका बेटा खेलते हुए जहरीली बेरी तोड़कर अपनी बोट में रख देता है। ये चीज एमी नहीं देख पाती। वो दोनों रिचर्ड का इंतजार करने के लिए नाव पर वापस जाते हैं। एमी की आंख लग जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि नाव किनारे से दूर जा चुकी है। तभी उसका बेटा एक चप्पू पानी में फेंक देता है। एमी चप्पू उठाने की कोशिश करती है पर वो सफल नहीं हो पाती। वो तुरंत रिचर्ड को आवाज देती है जो तैरकर उनकी ओर आने लगता है। तभी एमी कहती है कि तुम्हारे पीछे शार्क है, जल्दी आओ। रिचर्ड तेजी से बिना चप्पू लिए नाव की तरफ बढ़ता है। एमी उसे शार्क से बचाने के लिए दूसरे चप्पू से शार्क को मारती है, जिससे रिचर्ड को नाव में चढ़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन उनके पास अब चप्पू नहीं होता जिससे वो अपने आइलैंड में वापस जा सके। वो अपने हाथों से नाव को किनारे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होता है और शार्क के हमले के डर से वो तैरने की हिम्मत नहीं कर पाते। उनकी नाव खुद ही समुद्र में आगे बढ़ने लगती है। ये लोग 2 दिनों तक समुद्र में भटकते रहते हैं। उनके बेटे को भूख लगती है, इसलिए वो जहरीली बेरी खा लेता है। एमी और रिचर्ड ये देखकर अपने बेटे के मुंह से बेरी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे पहले ही निगल चुका होता है। दोनों को लगता है कि उनका बेटा मर जाएगा, इसलिए वो दोनों भी बेरी खा लेते हैं। वो तीनों मौत का इंतजार करने के लिए नाव में लेट जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। असल में वो बेरी उतनी जहरीली नहीं होती, वो लोग सिर्फ बेहोश होते हैं। कुछ समय के बाद रिचर्ड के पिता शिप में होते हैं और दूरबीन से यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं। तभी उन्हें समुद्र में रिचर्ड की छोटी बोट नजर आती है। वो अपने आदमी को ये बोट दिखाते हैं। तब रिचर्ड का पिता और उनके आदमी अपनी छोटी नाव में बैठकर देखने के लिए आते हैं। उन्हें रिचर्ड, एमी और उनका बेटा बेहोश हालत में मिलते हैं। रिचर्ड के पिता पूछते हैं क्या वो मर चुके हैं। आदमी जवाब देता है नहीं सर, ये सो रहे हैं। उन्हें बचा लिया जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको किसी एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी एक आइलैंड पर बितानी पड़े तो वो कौन होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।